रक्षा क्षेत्र में भारत का बहुत बड़ा कदम, देश ही नहीं दुनिया की करेगा आपूर्ति। बीजिंग में आया भूकंप, मची हलचल। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निजी क्षेत्र में काम करना बेहद मुश्किल होता है। इसकी वजह है कि इस क्षेत्र के रिसर्च बहुत खर्चीले होते हैं और इतना इन्वेस्टमेंट कर पाना निजी क्षेत्रों के लिए बेहद मुश्किल काम है। दुनिया के तमाम देशों में निजी कंपनियां रक्षा सामग्रियां और हथियार निर्माण करती हैं और आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि रक्षा व्यापार में सबसे ज़्यादा कमाई दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं। इसकी खास वजह यह है कि हर देश को अपनी सुरक्षा की जरूरत है और जिस देश के हथियार का जखीरा जितना बड़ा है उसका उतना ही दुनिया में दबदबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत आत्मनिर्भर बने। इसके लिए मेक इन इंडिया की योजना लॉन्च की गई है और कोशिश है कि हर क्षेत्र की जरूरी चीजें भारत में ही बने। दोस्तों, भारत खुद को विकासशील देशों की सूची से निकालकर विकसित देशों की सूची में शामिल करना चाहता है। यही वजह है कि वे रक्षा क्षेत्र में तेजी से काम करना चाहता है। भारत का विजन न केवल खुद के लिए हथियार बनाना है बल्कि दुनिया के तमाम देशों को हथियार सप्लाई करने हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर रक्षा क्षेत्र में भारत के व्यापार की स्थिति क्या है। प्रतिवर्ष देश कितना व्यापार इस क्षेत्र में करता है जिसके आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों के साथ 9 साल में रक्षा निर्यात 23 गुना हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने करीब 16,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया। वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए रहा था। 9 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से ये तस्वीर सामने आई है। देश में रक्षा उत्पादन भी लगातार बढ़ते हुए 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वर्तमान मोदी सरकार लगातार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत है। घरेलू उद्योगों को मजबूती देने के लिए कई रक्षा उपकरणों का आयात भी प्रतिबंधित किया गया है। अब आंकड़े इन प्रयासों की सफलता का प्रमाण दे रहे हैं। रक्षा खरीद पर होने वाले खर्च में विदेशी स्रोत की हिस्सेदारी भी गिरी है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वर्ष 2018-19 में रक्षा खरीद पर हुए कुल खर्च में 47% हिस्सेदारी विदेशी स्रोत से खरीदे उपकरणों की थी। 2022 में यह हिस्सेदारी घटकर 36.7% रह गई है। एक समय रक्षा उपकरणों के मामले में पूरी तरह आयात पर निर्भर रहा भारत आज 85 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उपकरणों का निर्माण एवं निर्यात कर रही हैं। पिछले 9 वर्ष में निर्यात में वृद्धि के लिए नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं, साथ ही कई सुधार भी किए गए हैं। निर्यात की प्रक्रिया को सरल और उद्योगों के अनुकूल बनाया गया है। कारोबारी सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। बता दें कि डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी बंदूक, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट एवं लॉन्चर, रडार, सिमुलेटर और बख्तरबंद गाड़ियों समेत रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई तरह के उपकरणों का निर्यात किया जा रहा है। भारत के तेजस विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग भी लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, किसी भी देश की रक्षा में वायुसेना की बड़ी भूमिका होती है और वायुसेना को मजबूती प्रदान करने में फाइटर जेट बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन फाइटर जेट का सौदा भी बहुत महंगा होता है। यही वजह है कि भारत ने स्वदेशी फाइटर जेट बनाने और विकसित करने का मन बनाया है। दोस्तों, देश के पास स्वदेशी फाइटर जेट तेजस है जिसकी ताकत का लोहा दुनिया मानती है। वहीं एमका फाइटर जेट को विकसित करने का प्रोजेक्ट भी प्रोसेस में है। लेकिन फाइटर जेट के संबंध में एक ऐसी खबर आई है जिससे दुनिया बेचैन हो गई है। दुश्मन चीन की हालत खराब है, पाकिस्तान में भूचाल मच गया है, शहबाज की रातों की नींद गायब है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनी ने दिखाया दमखम, जेट इंजन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, देश की ताकत देख दुनिया हुई हैरान। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिपादित मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना भारत के लगभग हर क्षेत्र में व्याप्त हो गई है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में जेट इंजन विकसित करने के लिए देश की एक निजी कंपनी बाजार में उतर चुकी है। जैसे जैसे देश अपनी वायु शक्ति को मजबूत कर रहा है और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विमानों का उत्पादन और खरीद कर रहा है, इसी के मद्देनजर विदेशी भागीदारों के साथ जेट इंजन के सौदे भी तलाशे जा रहे हैं। जेट इंजन निर्माण से जुड़ी तकनीकी जानकारी के यथासंभव
पूर्ण हस्तांतरण की तलाश में ऐसा किया जा रहा है। भारत अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के इंजन को मूर्त रूप देने के लिए फ्रांस के साथ चर्चा कर रहा है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। दोनों देश प्रौद्योगिकी के 100% हस्तांतरण पर विचार कर रहे हैं। इसी तरह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर भारत की वायुसेना के लिए जेट इंजन बनाएंगे। इसमें भी भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और यूएस की जीई एरोस्पेस के बीच साझेदारी के माध्यम से लड़ाकू जेट इंजन बनाए जाएंगे। इसके तहत यूएस की जीई एरोस्पेस कंपनी F414 फाइटर जेट इंजन के निर्माण के लिए अपनी 80% तकनीक भारत को ट्रांसफर करेगी। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मकसद हल्के लड़ाकू विमान MKII की क्षमताओं को बढ़ाना है। ये लड़ाकू इंजन तेजस मार्क 2 के लिए बनाए जाएंगे। मार्क 2 तेजस का एडवांस मॉडल है और इसमें जीई F414 इंजन लगना है। हालांकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जुड़ी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां निकट भविष्य में होनी है। उससे पहले भारत में जेट इंजन बनाने के लिए कई वर्षों से एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण घरेलू प्रयास पहले ही हो चुका है। भारत में जेट इंजन पहल के मामले में बहुत कम काम हुआ है। जेट इंजन बनाने के लिए आवश्यक घरेलू विनिर्माण क्षमताएं सीमित हो गई हैं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसरों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की उच्च लागत ने भी एक बाधा के रूप में काम किया है। हालांकि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जेट इंजन विकसित करने के लिए भारत की एक निजी कंपनी बाजार में उतर चुकी है। प्रतीक धवन डीजी प्रोपल्सन के प्रमुख हैं, जो एरोस्पेस उत्पाद बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी छोटे विमानों और हाई लिफ्ट पावर जेटपैड के लिए शक्तिशाली गैस टरबाइन इंजन बनाने में विशेषज्ञता रखती है। यह कंपनी देश को उसका अपना जेट इंजन सौंपना चाहती है। दोस्तों, पंजाब के जालंधर स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हुए भी धवन घरेलू जेट इंजन बना रहे थे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन वह एक जेट इंजन निर्माण कंपनी शुरू करेंगे। उन्होंने जेट इंजन बनाने के अपने शौक को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया, जिसमें सहपाठी आनंद उत्सव कपूर और महेश कुमार मोबिया भी शामिल हुए। साथ में उन्होंने एक माइक्रो गैस टरबाइन का निर्माण किया, जिसे धवन जेट इंजन के बिजली उत्पादन समकक्ष कहते हैं। परियोजना के पीछे का विचार ग्रिड के बिना दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली प्रदान करना था। उनका मानना था कि एक माइक्रो गैस टरबाइन अपने उच्च शक्ति से भार अनुपात के कारण काम करेगा। तीनों इंजीनियरों ने अपने टरबाइन को एक जेट विमान के प्रणोदन तंत्र पर आधारित किया था। माइक्रो टरबाइन किसी भी ईंधन, तरल पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, डीजल पर काम कर सकता है और 25 किलोवाट बिजली का उत्पादन करने और एक गांव या शहरी इलाके के 25-30 घरों को रोशन करने में सक्षम था। कपूर, मोबिया और धवन ने अपनी थीसिस जमा की और स्नातक होने के 1 साल बाद 2015 में कॉलेज में वितरित बिजली उत्पादन के लिए एक ऑटोमोटिव टर्बोचार्जर का उपयोग करके एक माइक्रो गैस टरबाइन का डिजाइन और निर्माण शीर्षक से अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कॉलेज की इंजन प्रयोगशाला में रखने के लिए एक और इंजन बनाया और उस पर अपना फोन नंबर अंकित किया, ताकि समान विचारधारा वाले लोग उन तक पहुँच सके। शुरुआती सफलताओं और इंजन के बेहतर प्रदर्शन से प्रोत्साहित होकर धवन ने इंजनों के साथ काम करना शुरू किया, जो केवल एक शौक परियोजना के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनके काम ने गति पकड़ी। उनकी प्रगति ऐसी थी कि 2015 में एक वरिष्ठ इंडियन एयरफोर्स अधिकारी ने उनके जेट इंजन के काम में रुचि व्यक्त की। धवन के लिए इस संपर्क ने उनके द्वारा तब तक किए गए वर्षों के काम को मान्य कर दिया। हालांकि इसी वर्ष वह मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर करने के लिए अमेरिका चले गए। 2 वर्षों में उन्होंने नवीन अवधारणाएं डिजाइन की, जिसके लिए उन्होंने 4 पेटेंट दायर किए और पिछले 1 वर्ष में उन्हें प्राप्त किया। 2017 में स्नातक होने के बाद उन्होंने कैटरपिलर, जॉन डीरे और रोल्स रॉयस जैसी शीर्ष निर्माण कंपनियों में काम करना शुरू किया, जहां वह वर्तमान में कार्यरत हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि प्रतीक धवन को लैब से बाजार तक पहुंचने में कितना समय लगा, कितने पापड़ बेलने पड़े। तो दोस्तों, 2018 में धवन ने अपने पहले एरो इंजन का परीक्षण किया। उस वर्ष जब वह जॉन डियर में थे, तो धवन की मुलाकात भारतीय नौसेना के एक पूर्व कर्मी से हुई, जिन्होंने भारत में जेट इंजन और संबंधित विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए धवन के साथ अपना दृष्टिकोण साझा किया। जल्द ही चिराग गुप्ता डीजी प्रोपल्सन में सह संस्थापक के रूप में शामिल हो गए। स्टार्टअप को औपचारिक रूप से 1 साल बाद 2019 में शामिल किया गया था। आज डीजी प्रोपल्सन के 3 उत्पाद बाजार के लिए तैयार हैं। डीजी J20, J40 और J60 टर्बोजेट इंजन UAV और रक्षा उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। इंजन नामों में संख्या 20, 40 और 60 उन इंजनों के लिए अधिकतम थ्रस्ट क्षमता को दर्शाती है। 20 किलोग्राम बल, 40 किलोग्राम और 60 किलोग्राम। डीजी की वर्तमान लाइनअप में J40 को सबसे शक्तिशाली इंजन कहा जाता है। UAV के लिए बाजार का अवसर भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी बहुत बड़ा है, जिसका अनुमान क्रमशः 1 बिलियन और 18 बिलियन है।
छोटे जेट इंजनों का वैश्विक बाजार 1.3 बिलियन का है। रक्षा, निगरानी और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में यूएवी की मांग बढ़ रही है। यहाँ डीजी प्रोपल्सन जैसे एरोस्पेस और रक्षा खिलाड़ी के लिए अवसर निहित है। कंपनी ने अपने जेट इंजनों को यूएवी में उपयोग के लिए तैयार किया है। ये इंजन यूएवी की तरह ही तेज ईंधन, कुशल, किफायती और टिकाऊ हैं। फरवरी में डीजी प्रोपल्सन ने अपने इंजन का परीक्षण किया। इसे अलग अलग थ्रॉटल और अन्य चीजों के बीच अचानक आरपीएफ परिवर्तन के रूप में रिंगर के माध्यम से पहले 30 मिनट के लिए और फिर 1 घंटे और 10 मिनट के लिए पहली बार मायावी 1 घंटे के निशान को पार किया। लगभग 90,000 आरपीएम पर 1 घंटे की सहनशक्ति दौड़ एक यूएवी को 300 किलोमीटर से अधिक तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रही इस स्वदेशी स्टार्टअप के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।